नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। पिछले कुछ दिनों में वायु प्रदूषण से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में धुंध की चादर छा गई। हालांकि एनसीआर में धुंध कुछ कम जरूर हुई, लेकिन कई राज्यों में ये अभी भी दम घोट रही है। हवा की शुद्धता के तमाम पैमाने ध्वस्त हो चुके हैं और सांस लेना मुश्किल है। ऐसे में पहले सुप्रीम कोर्ट और अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदूषण के मुद्दे पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई। केंद्र ने 1150 करोड़ रुपए संबंधित राज्यों को दिए। राज्यों को 14,000 मशीनें पिछले एक साल में दी गई और करीब 50,000 मशीनें अगले एक साल में उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये, कितना सब कुछ होने के बाद आखिर ये हवा इतनी जहरीली क्यों है? और यह हवा हालांकि साल भर जहरीली होती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में जब हवा में आर्द्रता का स्तर बढ़ता है, उसके साथ एक सफेद सी चादर घेर लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे पूरे उत्तर भारत को इस जहरीली हवा से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जा सकता है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं, जिनके जरिए हम समझेंगे इस पूरे प्रदूषण को, इसके कारणों को और कैसे इसका स्थायी उपाय हम ला सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सी.के. वार्ष्णेय हैं, पूर्व डीन है पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू से। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं सुमित शर्मा हैं, डायरेक्टर हैं अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज डिवीजन टेरी से। आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत करगवा हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत। शुरुआत में करना चाहूँगा वार्ष्णेय सर आपसे, क्योंकि एक लंबा आपका अनुभव रहा है इस पूरे के पूरे, मैं कहूँ कि सेक्टर को लेकर, क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले तो हम क्या अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं तमाम एजेंसियाँ कि आखिर ये जो हवा का प्रदूषण है इसके कारक क्या हैं, इसका जन्मदाता कौन है? कभी पराली की बात आती है, कभी गाड़ियों की बात आती है, कभी कहा जा रहा है कि कुछ क्लाइमेट में बदलाव होने से हो जाता है। असल में क्या हम अब इतने सालों में ये भी तय नहीं कर पाए कि ये हवा प्रदूषित क्यों है? साल भर में कहूँ, हालांकि सर्दियों में दिखती है, बाकी महीनों में दिखती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो वायु प्रदूषण का कारण है वो कई हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं तो उससे काफ़ी धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें भी निकलती हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या जला रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि गाड़ियों से अवश्य बहुत सारा धुआं निकलता है और जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वो एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जब वायुमंडल के साथ में कुछ बदलाव आते हैं जो कि सितंबर के बाद में या अक्टूबर के मिडिल से शुरू होते हैं, उनमें स्थिति ऐसी होती है कि ये जो प्रदूषण के तत्व हैं वो वहीं पे जम जाते हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल से जो एक वजह से ठंडा हो जाता है और उस ठंडक की वजह से हवा थोड़ी भारी हो जाती है, तो ये प्रदूषण फैलने में इसको दिक्कत होती है, जो कि सितंबर में ये नहीं होती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हवा के अंदर स्थिरता आना, उसके अंदर गति नहीं होती है। और इस वजह से दूसरी बात यह है कि तापमान भी कम होने लगता है, और जिसकी वजह से वायुमंडल और हम कहते हैं कि जो ज़मीन से ऊपर वाली हवा है उसके अंदर भारीपन आ जाता है और उसके अंदर ये पोल्यूटेंट और जो प्रदूषण है वो इकट्ठा हो जाता है और उसका डिफ्यूजन बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सड़कों के ऊपर जो खुली मिट्टी होती है या जहाँ पे भवन निर्माण हो रहा है या जहाँ पर पत्थर से रोड़ी बनाई जा रही है, क्रशर्स हैं, तो उनकी वजह से भी बहुत सारा प्रदूषण निकलता है। इसके अलावा जो कल कारखाने हैं उनसे भी जो बहुत धुआं निकलता है और वहाँ पर भी तरह तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे भी निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे अनधिकृत जलाने वाले काम होते हैं जिनको कि सरकार से आंख बचा करके किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जलाना या कहीं पे और इंडस्ट्रियल वेस्ट का जलाना। तो इन सब की वजह से एक ऐसा माहौल बनता है कि प्रदूषण बढ़ता चला जाता है और वायु जो है वो हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाती है और उसके अंदर जहरीला और विषैली हो जाती है। तो इसके कई सारे कारण, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर सीज़न में और हर समय में एक ही कारण नहीं रहते हैं।
कुछ कम होने लगते हैं कुछ महीने बाद और कुछ उसके बाद बढ़ने लगते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है और इसका मौसम के साथ में बहुत गहरा संबंध है, बल्कि मैं कहूँगा वेदर के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो उसकी वजह से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसको हम मॉडलिंग के द्वारा पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सही तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अंदाज में हम अच्छी तरीके से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और इसके लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन जब स्थिति खराब हो जाएगी तब अगर आप जागेंगे तो वाकई में समस्या बहुत गंभीर हो जाती है और जिसको हम कहते हैं कि आपातकालीन समस्या बनती है। और शायद हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में कि जब चादर मैं कहूँ कि प्रदूषण की घेर लेती है उत्तर भारत को, उसके बाद हम शायद जागते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं चर्चा और उसके बाद किस तरीके से उससे निपटना है। लेकिन सुमित साहब, टेरी ने कई सारी रिसर्च की हैं, आप लोगों ने सर्वे किए हैं, थोड़ा सा मैं और इसको चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। उत्तर भारत के कई राज्य कह रहे हैं कि कहीं से पराली जलाई जा रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जिसके चलते पूरी चादर धुंध में लिपट जा रही है। किसान ये कह रहे हैं कि पराली कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जलाई जाती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर पूरे साल सिर्फ 28 से 32 दिन एवरेज में देख रहा था पिछले साल, जहां पर नॉर्मल जो होना चाहिए पैरामीटर वहां था, बाकी टाइम ऊपर था। तो क्या गाड़ियां, फ्रिज, एसी, मोबाइल, इससे भी पॉल्यूशन कुछ हो रहा है जिसके चलते ये कंटिन्यूटी बढ़ रही है? शेयर क्या है इंडस्ट्री का, गाड़ियों का, पराली का, या फिर दूसरे फैक्टर? देखिए, जैसा डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया, बहुत ही सही बात इन्होंने कही कि ये बहुत ही डायनेमिक चीज़ है और जितनी बातें सुनने में आ रही हैं वो लगभग सभी सही हैं, बट अलग अलग समय में वो सही हैं। आज के लास्ट 2 वीक्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है, क्योंकि पराली जलाना ऑलमोस्ट अपने पीक पर आ गया है, इतनी सारी फायर्स सैटेलाइट से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं पंजाब हरियाणा के ऊपर, तो उससे क्लियरली जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल बर्निंग का वो 30-40% तक किसी पर्टिकुलर डे में पहुंच जाता है। परंतु अगर हम पूरे विंटर्स का एवरेज करें तो हम पाएंगे कि लगभग 28% प्रदूषण गाड़ियों से आ रहा है, जिसमें हर तरीके की गाड़ी है, ट्रक है, 2 व्हीलर है, कार है। लगभग 30% इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आ रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई दिल्ली में तो इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, पर जैसे ही आप दिल्ली के बाहर जाएंगे तो एनसीआर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं जो कोल यूज़ कर रहे हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, ब्रिक किल्न्स हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कोल अभी भी बहुत यूज़ करती हैं। तो जब भी हवा इधर की तरफ आती है, जो कि विंटर्स में प्रोमिनेंट डायरेक्शन है, दिल्ली की हवा को वो प्रभावित करती है। उसके अलावा 15% पोल्यूशन एवरेज बेसिस पर बायोमास बर्निंग से हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। इस 15% बायोमास में से आपका रूरल किचन्स हैं, दिल्ली में सब लगभग एलपीजी यूज़ करते हैं। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे रूरल इलाकों में अभी भी लोग लकड़ी जलाकर अपना खाना बना रहे हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चरल बर्निंग बायोमास में आती है। फिर आते हैं आपके अदर सोर्सेज, जिसको मैं 10% की कैटेगरी में रखूँगा, जिसमें डीजी सेट्स हैं, रिफ्यूज़ बर्निंग जैसे सर ने बताया वेस्ट मैनेजमेंट की ना होने की वजह से वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 5वां जो सेगमेंट इसमें बचता है वो है डस्टी सोर्सेज, जिसके अंदर रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन और एक जो नेचुरल डस्ट है, जो पूरा एक विंड ब्लोन डस्ट होती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक सवाल और छोटा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये पिछले करीब 7 से 9 साल के बीच में तेज़ी के साथ दिखा है। इससे पहले ये ट्रेंड इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता था। या मैं कहूँ कि पैरामीटर्स या तो हम चेक नहीं करते थे या इतना अवेयर नहीं थे। लेकिन ये जो सारे फैक्टर हैं, क्या ये उस टाइम पर नहीं थे, तब ये कम क्यों था और आज इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, एक तो ग्रोथ फैक्टर है। अगर आप ग्रोथ ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे एनसीआर की ग्रोथ देखें, जिस तरीके से फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, पानीपत, ये सारे शहर ग्रो करे हैं, पूरा एनसीआर जिस तरह ग्रो किया है, तो वो सब प्रभावित कर रहा है दिल्ली की एयर क्वालिटी को। जहाँ तक पराली की बात है, देखिए एक ग्राउंड वाटर बिल जो पंजाब में आया था, जिसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो लगभग 1 महीना डिले हो गया है। तो अब फार्मर के पास बहुत कम टाइम है उसको नेक्स्ट क्रॉप वीट को ग्रो करना है और उस 15 दिन के अंदर उसको ये ठिकाने लगाना है पराली को। तो सबसे आसान ऑप्शन जो उसे मिलता है वो इसे जलाना है, और जिसकी वजह से और ज़्यादा पराली जलाने की एक्टिविटी बढ़ी है। मैकेनाइजेशन की वजह से पूरा पराली नीचे से कट नहीं पाता है, तो जो बचता है उसको किसान जला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेट होकर ग्रोथ को इतना बढ़ा दिया है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो इस स्तर पे पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल नहीं किए गए हैं, कंट्रोल के इंतज़ाम सरकार ने किए हैं, बट वो शायद उतने नहीं हैं कि इस प्रदूषण के जो ग्राफ को नीचे की तरफ ला पाएँ।
हालांकि उसको कंट्रोल करने में ज़रूर सरकार ने कुछ कामयाबी हासिल की है। ओके, डॉक्टर प्रशांत, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि जो प्रयास भले ही एनजीटी सरकार के लेवल पर हों, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, क्योंकि आज का ही मैं आंकड़ा जो सेंटर की ओर से एनजीटी में रखा गया, 1000 करोड़ से ज़्यादा राज्यों को दिए गए इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए। 50,000 से ज़्यादा मशीन जो कटिंग या फिर मैं कहूँ कि इस पराली को, समस्या को ख़त्म करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अब सवाल है कि इतने सब उपाय होने के बाद ये जो जहरीली हवा है, ये लगातार मैं कहूँ कि पूरे के पूरे उत्तर भारत, किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि झारखंड से आप शुरू कीजिए और उत्तराखंड तक चले जाइए, पूरी की पूरी बेल्ट में ये नजर आ रहा है। कहाँ चूक हो रही है? ये कागजों पर प्रयास है, जमीन पर नहीं है, राज्य अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं, या कुछ और कारण? इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यह है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक एयरशेड या रीजनल प्रॉब्लम है और लोकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ। पराली के विषय में मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले दो बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा। एक, आपने डॉक्टर सुमित से आप चर्चा कर रहे थे कि ये कई वर्षों से प्रदूषण की समस्या है, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में क्यों ज़्यादा दिख रही है। निश्चित तौर पे पिछले सालों में हमारा जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन हुआ है। तो उसके अलावा 2015 में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत हुई। इसके पहले डेटा पब्लिक डोमेन में आते थे, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं होते थे कि आम नागरिक उसको समझ सके। तो पहला प्रयास तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाने का था, उद्देश्य यही था कि लोगों तक वायु प्रदूषण की जानकारी और किस लेवल पर कितना हानिकारक होगा, क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, वो एक सहज भाषा में पहुंचाया जा सके, जिससे जनता के बीच में अवेयरनेस और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। दूसरी बात जो समझने की है, हमें निश्चित तौर पे पता है, कई स्टडीज़ हो चुकी हैं कि मुख्य कारण कौन कौन से हैं। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर वार्ष्णेय ने भी जैसे बताया, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, गार्बेज बर्निंग, डस्ट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ की वजह से हो या रोड डस्ट की वजह से हो, और इंडस्ट्रीज़, ये 4 या 5 हमारे मुख्य कारण हैं जो वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। दूसरा मुख्य कारण है वायुमंडलीय या मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, जो विंटर के दौरान ऐसी हो जाती हैं कि जो भी पोल्यूशन, चाहे वो लोकल हो या बाहर से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका डिस्पर्शन प्रॉपर नहीं होता और वो बिल्डअप होने लगता है। उससे इस तरह की सिचुएशन निर्मित हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों की जो इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसके बारे में हम चर्चा करें। पराली जलने की घटनाओं में वृद्धि हुई, उसके साथ ही विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की होने की वजह से वह दिल्ली की तरफ आया। दिल्ली में हवाएं बिल्कुल नहीं थी। मिक्सिंग डेप्थ, डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि यह प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पाता। इसको ऐसा समझें कि एक कमरा है जिसका वॉल्यूम हमने कम कर दिया, उसमें एंट्री हो रही है और एग्जिट बंद कर दिया। तो इस तरह से लगातार ये सिचुएशन खराब होने लगती है। 2 नवंबर को ऐसा अनुमान था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश कुछ बूंदाबांदी के रूप में सिमट गई। ये जो लाइट स्कैटर्ड बारिश हुई, इसकी वजह से मॉइस्चर बहुत बढ़ गया और बहुत सारे जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, खास करके बर्निंग की वजह से, चाहे वो पराली की बर्निंग हो जी या लोकल सोर्सेज हो, वो गैसेस भी एरोसोल या पार्टिकल के रूप में आने लगे और स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक स्तर उनका खराब हो गया। बात करते हैं यदि हम एक्शंस की, 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है समझना। कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं,
जिन्हें हमें लेना होगा और जो सरकार ने लिए हैं। जैसे 2017 से BS4 फ्यूल और गाड़ियां आई, 2020 से BS6 लेवल की गाड़ियां सारे देश में आ जाएंगी। स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रीज के और सख्त किए गए। वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स आने के साथ ही तमाम जगहों पर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को प्रोसेस करने की हैं या कंपोस्ट है, गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन और उसको प्रोसेस करने की हैं। उज्ज्वला स्कीम है, डॉक्टर सुमित बात कर रहे थे, घरों में शहर के बाहर अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल जो खाना बनाने के लिए होता है। तो ये इस तरह के कुछ कदम हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे जो बने हैं, तो ये तमाम जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमें इससे राहत दिलाएंगे। इमीडिएट जो कंसर्न है कि इस कठिन परिस्थिति जो 10-15 दिनों में आती है, इसको कैसे डील किया जाए। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा प्लान है, आप कह रहे हैं कि कठिन परिस्थिति सिर्फ 10-15 दिन के लिए है। मैं कहता हूं कठिन परिस्थिति पूरे 12 महीने है। 10-15 दिन हमें ज्यादा दिखती है, ज्यादा होती है। मैं एवरेज देख रहा था पूरे साल का, पूरे साल में 32 से 38 दिन है, जबकि जो इंटरनेशनल मैं कहूं कि एयर इंडेक्स के मानक हैं, वो हवा उत्तर भारत के लोगों ने फील की है। बाकी अगर आप कहें 10 से 10.5 महीने हम पॉल्यूशन में जी रहे हैं। वार्ष्णेय साहब, सवाल ये कि जो हम इंस्टेंट मेजर की बात कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जो सब कुछ दिख रहा है, आप सैटेलाइट के जरिए तस्वीरों को देखते हैं, खबरें आ रही मीडिया में, कहाँ पर कितने पराली सेंटर या दूसरे सेंटर हैं, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसे रोकने में कोताही और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर एजेंसियाँ इसको रोक नहीं सकती हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि आप पॉल्यूशन के बिना जी पाएंगे या हम इसे लड़ाई करके इससे जीत पाएंगे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के मामले में हम लोग काफ़ी ढीले रहे हैं, और उसी का कारण है कि आज पराली आज भी जल रही है। वरना तो ये कई दफ़े पहले से, कई साल से ये तय है कि पराली जलना जो है उसको बंद किया जाए, और इसमें कोर्ट का डायरेक्शन भी है। लेकिन सवाल ये है कि अब इस सबको मॉनिटरिंग करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में वो तंत्र नहीं है, और इस वजह से ये सब होता रहता है। आपने बताया कि बहुत सारा अनुदान दिया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए जो खर्चा है और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए एक ग्राम पंचायत लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका कोई अभी तक खाका साफ़ नहीं है, और उसके अंदर काफ़ी व्यवधाएं हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि प्रदूषण के लिए बहुत बड़े कारण हैं और जिनके बारे में काफ़ी चर्चा कम होती है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अरावली में और जगह पे पेड़ पौधे काटे गए हैं और डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमको रहती है, जिससे कि पार्टिकुलेट आते हैं, और दूसरे जो डेजर्ट एरिया है वहाँ से बिना रोक टोक ये पेड़ पौधे जो थे एक फ़िल्टर का काम करते थे, और इसकी वजह से काफ़ी सारी जो वायु चलती थी, हवा चलती थी, उसमें पार्टिकुलेट पोल्यूशन को रोक लिया जाता था। लेकिन आज वो अवस्था नहीं है। इसकी वजह से दिल्ली में पश्चिम की तरफ से जो वायु आती है गर्मियों के दिनों में, वो काफ़ी सारा पोल्यूशन लाती है। जैसे मैंने बताया, बड़ी डायनेमिक सिचुएशन, तो उस वक्त वो एक प्रधान कारण होता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं और जो हमने काटे हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है। आपने बताया कि पहले क्यों नहीं इतना था, अब क्यों हो गया। 2 चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। एक तो हमारा जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, तो वो बहुत बड़ी है, और वहाँ पर नियम कानून कितने माने जाते हैं और कितने उनका इस्तेमाल किया जाता है, किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। कहीं कहीं पर तो ऐसी चीज़ें जलाई जाती हैं जिनको जलाने से सिवाय प्रदूषण के बढ़ने के और कुछ हो ही नहीं सकता, और जहरीला, कैसे टायर वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों को जलाया जाता है। प्लास्टिक को जलाया जा रहा था अभी तक, तो इन सब की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा में, ख़ास तौर से पंजाब में, ये जो धान की खेती है वो काफ़ी बढ़ी है, इसकी चावल की खेती बहुत बढ़ी है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि क्षेत्र उसका बहुत बढ़ गया है। तो अब काफ़ी सारे लोग उसको जलाने के लिए और पराली
आ जाती है। दूसरी बात यह कि वहाँ पर ये तय किया गया है कि सरकार की तरफ से कि इससे पहले आप धान की बुवाई नहीं कर सकते हैं और इस पे पहले नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टाइम है वो शिफ्ट हो गया। पहले ये लोग करीब करीब सितंबर के महीने में बुवाई शुरू कर देते थे, अब वहाँ पर तय है कि भाई अक्टूबर 15 या 18 के आसपास आप करेंगे। तो इससे क्या हुआ है कि समय सीमा बहुत कम हो गई है, जो विंडो थी वो बहुत कम हो गई है और खेती का आकार बढ़ गया है। तो थोड़े समय में बहुत सारी पराली जलाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। इसका जो सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ, जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल एक सलूशन ये है कि हमें बड़ी तेज़ी से वहाँ पर जो खेती के चक्र है, पैटर्न है, उसके बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और इसमें हमको हर तरीके से फ़ायदा होगा। जो एक कानून वहाँ बनाया है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट है, उसका कारण ये है कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर की बहुत कमी होती चली जा रही है। तो अगर हम मेज़ जो कि कम पानी की खेती होती है या इस सब को लें, और मेज़ का बड़ा भारी इस्तेमाल है जैसे कि हमारे ये मुर्गी पालन में या अंडा उपयोग में, तो उन सब से हाई क्वालिटी प्रोटीन का भी हमको प्रावधान मिलेगा जो कि कुपोषण में काम आएगा और पानी की भी कमी खिंचेगी नीचे से, तो पानी का भी एक संरक्षण होगा। उसके अलावा कई तरह के छोटे छोटे ऐसे उद्योग भी होंगे। तो इन सब को हमें समझाना है। कई ऐसे गांव हैं, मैं आपको बता दूं पंजाब में आज भी, जिन्होंने पराली बिल्कुल नहीं जलाई है और वो काफ़ी संपन्न है और उनकी खेती उसी तरीके से उनको मुनाफा दे रही है। दूसरी बात एक और भी है, कई सारे ऐसे फ्रूट हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है और इन सब की, और फ्लावर्स हैं, तो इन सब की विदेश में भी बहुत मांग है और इसका बड़ा अच्छा यहाँ पे खेती भी होती है। तो इन सब को देखते हुए हमें बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा कि खेती को क्या इस तरीके से मोड़ दिया जाए। इसके बारे में बहुत तेज़ी से हमें फार्मर के साथ मिल कर के इस बात को आगे बढ़ाना, चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो जब भी पराली की बात होती है, फार्मर्स आर दी लास्ट वन जिनसे कि हम बात करते हैं कि भाई आपकी समस्या को कैसे दूर किया जाए और आप हमको किस तरीके से इसमें मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि बातचीत की जाए और ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत भारी काम है, इसमें काफ़ी पॉलिटिकल दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। कभी हम कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर साल ये समस्या हमारे लिए उत्पन्न होगी। सुमित, 2-3 चीज़ें मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, क्योंकि अगर सारी संस्थाएं, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र से लेकर राज्यों तक को ये पता है कि किसके राज्य से और किन इलाकों से प्रदूषण का योगदान ज़्यादा हो रहा है, इन सब के बाद रोकने के लिए क्या कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो स्थानीय सरकारों, एजेंसियों के बस में नहीं है, या फिर कहीं कोऑर्डिनेशन कमज़ोर दिखता है? फिर स्थायी उपाय है क्या? देखिए, कुछ तो जैसे डॉक्टर भार्गव ने बताया, कुछ तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बट उन्होंने अपना रंग पूरा दिखाना अभी शायद शुरू नहीं किया है और नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपको उनकी असली जो इम्पैक्ट है वो में दिखाई देगा। जैसे कि एलपीजी पेनिट्रेशन है, जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, निश्चित तौर से जो बायोमास बर्निंग की मैं बात कर रहा था, उसमें नेक्स्ट 5 साल में आपको और मेजर कमी दिखाई देगी। जो BS6 स्टैंडर्ड्स की डॉक्टर भार्गव बात कर रहे थे, नेक्स्ट 5 से 10 साल में जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो ऑलमोस्ट गायब हो सकता है। 80% रिडक्शन BS6 व्हीकल्स हमारे को दिखा सकते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। BS6 तो आ जाएगा, पर पुरानी गाड़ियाँ जो रोड पर रह जाएंगी उनका क्या होगा? फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में अब समय आ चुका है कि हमें सोचने की ज़रूरत है। पुरानी गाड़ियों के जो ओनर हैं उन्हें कैसे इंसेंटिवाइज करके, कैसे रेगुलेट करके उनको जल्द से जल्द नई गाड़ियों में तब्दील कराया जाए। जो हमारा इंस्पेक्शन मेंटेनेंस सिस्टम है, PUC सर्टिफिकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही आउटडेटेड है। उसको हमें अब स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, नए सिस्टम्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो ऑन रोड गाड़ियां हैं उनका प्रदूषण हम कम से कम कर सकें। पराली की हम बात कर रहे थे, इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, किसान के पास पराली है, हमें एक बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है कि उस पराली को एक एग्रीगेटर खरीदे, उससे एनर्जी जनरेट करे, उससे जो पेबैक आए उससे फार्मर को आप इंसेंटिवाइज करें। अभी फार्मर फोर्स्ड है जलाने के लिए, उसके ऊपर बैन है कि आपको नहीं जलानी है, बट
अगर आप विकल्प नहीं उसके पास। ऑल्टरनेटिव नहीं, अगर आप उसको इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्टिव प्रपोजल होगा और वो आपके साथ आएगा इस समस्या में योगदान देने के लिए। ओके डॉक्टर प्रशांत, मैं क्योंकि वक्त का मैं आखिर में चाहूँगा कुछ ऐसे कदम जो आपको लगता है कि स्थानीय एजेंसियां, सरकारें या फिर नगर निगम, जिला पंचायत, जिस तरह की संस्थाएं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, लेकिन शायद वजह क्या मैं नहीं कह सकता हूं, उस लेवल पर वो काम नहीं हो पा रहा जो गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए था। क्या ये एक बड़ी चूक दिखती है? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, और ख़ास करके जैसा मैं बता रहा था कि विंटर के सीज़न में जो क्रिटिकल जो समस्या बढ़ जाती है, बाकी के दिनों में प्रदूषण ज़रूर रहता है, लेकिन हम पिछले 2-3 साल में जो प्रयास हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि लिटिल बिट ऑफ एफर्ट से हमें काफ़ी इसमें सफलता मिली है। नंबर ऑफ़ गुड डेज़ जो हमारे होते हैं, जो सेटिस्फैक्ट्री, गुड या मॉडरेट एयर पोल्यूशन के डेज़ होते हैं, वो 2006 में करीब 105 या 106 थे, जो इस साल अभी तक बढ़कर 175 हो गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका नतीजा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और उनको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, 7 अक्टूबर से हमारी CPCB की टीम्स, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, वो डायरेक्ट फीडबैक एजेंसीज़ को दे रहे हैं कि कहाँ पे पोल्यूशन की समस्या है। एक समीर ऐप है, वो समीर ऐप के थ्रू लोग भी जो भी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उसको उसमें लोड करते हैं, और एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू इन एजेंसीज़ के पास जाता है। मुझे लगता है कि समस्या का जो आकार है वो उसके हिसाब से जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज़्म है या जो रिसोर्सेज हैं, उनमें शायद कहीं कुछ गैप है। तो उसको हमें आने वाले दिनों में कैसे हम उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकें, वो ज़रूरी है। साथ ही हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी दिल्ली एक जैसी प्रदूषित हो या वहाँ पे एक जैसे कारण हो। कुछ 12 या 13 ऐसी जगह हैं जहाँ बाकी जगहों की तुलना में काफ़ी प्रदूषण रहता है। तो हमारा ये भी सुझाव था, और उस दिशा में कार्य भी एजेंसीज कर रही हैं, कि इन हॉट स्पॉट्स को सैचुरेट किया जाए। वहाँ पे रिसोर्सेज, वाटर स्प्रिंकलिंग करना है, रोड डस्ट को हैंडल करना है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ से जो डस्ट होती है उसको हैंडल करना है, तो उन हॉट स्पॉट्स में देखा जाए। इसी तरह से 28 कॉरिडोर हैं ट्रैफिक कंजेशन वाले, उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। चलिए, वक्त कम है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके लगातार ये फीडबैक पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि जो समस्या जिस विकराल रूप में है, और मेट्रोलॉजी या जो रीजनल कंट्रीब्यूशन पराली को मिला करके जो आता है, उसमें हमारा जो लोकल एफर्ट्स हैं वो इतने शायद नहीं हो पाते, हो भी नहीं पाएंगे कि हम उसको इतने विकराल रूप को तुरंत नॉर्मल कर लें। चलिए, वक्त कम है सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पैनलिस्ट ने कहा कि असल में ये साफ है कि जहरीली हवा आती कहाँ से है, जहरीली होती कैसे है, और उसमें किसका कितना योगदान है। लेकिन सवाल ये कि जहरीली हवा को रोकने या फिर उस हवा को साफ रखने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि उसे नियमों को लागू करवाया जाए ज़मीनी स्तर पर, क्या वो उस पूरी मुस्तैदी के साथ लागू हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लॉन्ग टर्म में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखेगा, लेकिन फिलहाल तत्कालिक तौर पर जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो कितने मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।